परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस खास चर्चा सत्र में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो परीक्षाओं के नजरिए से आप कह सकते हैं बेहद जरूरी है। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स यानी FRSR के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम FR 56 की। FR 56 रिटायरमेंट वाला नियम है ना? जी हाँ, जो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से जुड़ा है। और ये नियम अक्सर परीक्षाओं में सवालों का केंद्र बनता है, ये तो पक्का है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि FR 56 के हर जरूरी पहलू को, इसके जो अलग अलग हिस्से हैं, उपनियम हैं, उनको आसान भाषा में समझें। ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे परीक्षा में। बिल्कुल। हम नियम के मुख्य प्रावधान देखेंगे, इसके अपवाद क्या हैं, शर्तें क्या हैं, सब पर बारीकी से नजर डालेंगे। सही कहा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं FRSR नियम 56 की ये विस्तृत पड़ताल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नियम FR 56A की। ये शायद रिटायरमेंट का सबसे बुनियादी नियम है। हाँ, बिल्कुल। ये सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु तय करता है। नियम 56A ये कहता है कि अगर कहीं और कोई खास प्रावधान नहीं दिया गया है, तो हर सरकारी कर्मचारी हाँ। उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को रिटायर होगा, जिस महीने में वो 60 साल की उम्र पूरी करता है। अच्छा, तो मतलब 60 साल की उम्र, और रिटायरमेंट हमेशा महीने के बिल्कुल आखिरी दिन होगा, दोपहर में। जी, चाहे जन्मदिन किसी भी तारीख को हो। लेकिन अगर किसी का जन्मदिन महीने की पहली तारीख को ही पड़ जाए, मान लीजिए 1 तारीख को, तब क्या? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसके लिए नियम में एक परंतुक दिया गया है। परंतुक मतलब आप समझ लीजिए नियम का एक अपवाद या उसमें जोड़ी गई खास शर्त। अच्छा, प्रोविजो। जी, प्रोविजो। तो ये पहला परंतु कहता है कि अगर किसी कर्मचारी का जन्मदिन महीने की पहली तारीख को है, तो वो पिछले महीने के आखिरी दिन की दोपहर को ही रिटायर हो जाएगा। ओह, यानी एक दिन पहले। हाँ, जिस दिन उसने 60 साल पूरे किए, उसे ठीक पिछले महीने के आखिरी दिन, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन 1 अगस्त को है, तो वो 31 जुलाई को रिटायर माना जाएगा। समझ गई। इसमें एक और बात थी, हिमाचल प्रदेश के लिए शायद अलग एज है। हाँ, ये एक नोट करने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश में ये सामान्य आयु 58 वर्ष है, 60 नहीं। ठीक है। एक और परंतु का भी जिक्र था जो शायद 1 मई 1998 से जुड़ा है। वो क्या था? हाँ, वो दूसरा परंतुक था। देखिए, अब वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता देता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। ये उन कर्मचारियों के लिए था जो 1 मई 1998 को या उससे पहले 58 साल के हो गए थे और जिन्हें उस समय सेवा विस्तार मतलब एक्सटेंशन मिला हुआ था। अच्छा। तो नियम ये कहता था कि वो अपने बढ़े हुए कार्यकाल के खत्म होने पर रिटायर होंगे। और साथ ही ये भी साफ किया गया कि 60 साल की उम्र के बाद सामान्यतः कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार ने पहले से कोई विस्तार न दिया हो और वो भी 60 साल से ज्यादा का ना हो। पर हाँ, परीक्षाओं के लिए जो आपने पहले पूछा, वो 60 साल की सामान्य उम्र और पहली तारीख वाले जन्मदिन का नियम ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब आते हैं FR 56B पर। ये कर्मकारों यानी वर्कमैन के लिए है, सही कहा मैंने? हाँ, नियम 56B कर्मकारों पर लागू होता है। उनके लिए भी सेवानिवृत्ति की आयु वही रखी गई है, 60 साल। अच्छा, सेम। जी, जिस महीने में वो 60 साल के होंगे, उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को वो रिटायर होंगे। यहाँ कर्मकार से मतलब क्या है? इसकी कोई परिभाषा दी गई है क्या? हाँ, नियम के साथ एक नोट जुड़ा है जिसमें इसे साफ किया गया है। कर्मकार का मतलब है किसी औद्योगिक या वर्क चार्ज प्रतिष्ठान में हम्म। मासिक वेतन पर काम करने वाला कोई भी कारीगर, चाहे वो उच्च कुशल हो, अर्धकुशल हो या अकुशल हो। समझ गई, ठीक है। चलिए अब डॉक्टरों से जुड़े नियम FR 56BB पर आते हैं। ये तो मैंने देखा है, काफी लंबा चौड़ा नियम लगता है। हाँ, ये नियम डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु यानी सुपर एन्युएशन एज के बारे में है और इसमें कई पहलू हैं। मुख्य बात यह है कि कुछ खास सेवाओं के डॉक्टर, जैसे कौन कौन सी सेवाएं? जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा CHS, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा IRMS, आयुष मंत्रालय के डॉक्टर, फिर आर्म फोर्सेस के सिविलियन डॉक्टर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे के डेंटिस्ट और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर भी। अच्छा, काफी लंबी लिस्ट है। जी, इन सभी के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होगी, 60 नहीं 62 साल। 62 इयर्स। यस, लेकिन मैंने सुना है कि उनके पास 65 साल तक काम करने का एक ऑप्शन भी होता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। नियम ये विकल्प देता है, अगर ये डॉक्टर 65 साल की उम्र तक सेवा में बने रहना चाहते हैं, हाँ। तो उन्हें ऐसे पदों पर काम करने का विकल्प चुनना होगा जहां उनके अनुभव का सही उपयोग हो सके। जैसे कि? जैसे टीचिंग का काम हो गया, क्लिनिकल काम है, मरीजों की देखभाल है,
स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना या सलाहकार की भूमिका। अच्छा। ये विकल्प उनकी विशेषज्ञता और जरूरत के हिसाब से जो सक्षम प्राधिकारी है वो तय करेगा। क्या इसका कोई अपवाद भी है? मतलब कोई ऐसे डॉक्टर जिनके लिए ये 62 वाला नियम या 65 वाला ऑप्शन लागू ना होता हो? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है इसमें। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं यानी सीएपीएफ्स और असम राइफल्स, हम्म। उनके जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं और जो स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र सीधे 65 साल ही होगी। ओ, यानी उनके लिए कोई 62 वाला चक्कर नहीं, सीधा 65। जी, उन्हें कोई विकल्प चुनने की जरूरत नहीं है, उनके लिए 65 ही है। और ये विकल्प चुनने की प्रक्रिया क्या थी, खासकर जब ये नियम बदला होगा 2018 में शायद? हाँ, नियम में इसकी प्रक्रिया दी गई थी, खासकर जब 2018 में यह संशोधन हुआ। तो जिन डॉक्टरों की उम्र उस समय 62 साल हो चुकी थी या अगले 6 महीने में होने वाली थी, अच्छा। हाँ, उन्हें ये विकल्प चुनने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। सिर्फ 30 दिन? जी, और अगर वे समय पर विकल्प नहीं चुनते, तो उन्हें 62 साल पर ही रिटायर मान लिया गया या फिर नियम लागू होने के 30 दिन बाद, जो भी बाद में हो। तो देखिए, परीक्षा के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि डॉक्टरों के लिए सामान्य रिटायरमेंट 62 साल है, हाँ। लेकिन विकल्प के साथ 65 साल तक जा सकते हैं। और सीएपीएफ असम राइफल्स के लिए ये सीधे 65 साल है। ये अंतर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अगर इन बारीकियों पे किसी को और स्पष्टता चाहिए हो? हाँ, तो जैसा हम हमेशा कहते हैं, अगर किसी भी नियम पर और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब नर्सिंग क्षेत्र की बात करते हैं। नर्सिंग टीचिंग स्टाफ के लिए भी कुछ खास है, FR 56 BBB? हाँ, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। इसके अनुसार जो केंद्रीय सरकारी नर्सिंग संस्थान है, जी। वहाँ जो नर्सिंग टीचिंग फैकल्टी हैं और जिनके पास एमएससी नर्सिंग की योग्यता है, उनकी रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष होगी। अच्छा, इनके लिए भी 65? जी, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि वे 60 साल की उम्र के बाद भी फैकल्टी सदस्यों के तौर पर काम करते रहें। ठीक है, ये शर्त ध्यान रखने वाली है। इसके बाद आते हैं नियम 56C और CC। इनके बारे में क्या जानना जरूरी है? इनके बारे में बस इतना जानना जरूरी है कि ये अब नियमों की किताब में नहीं है। अच्छा, मतलब हटा दिए गए हैं। जी, इन्हें विलोपित कर दिया गया है, डिलीटेड हैं, तो इन पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आसान था। आगे बढ़ते हैं नियम FR 56D पर। ये सेवा में विस्तार यानी एक्सटेंशन इन सर्विस से जुड़ा है। जी, हमने अभी देखा कि सामान्य नियम तो 60 साल के बाद एक्सटेंशन की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये नियम शायद कुछ अपवाद बताता है। बिल्कुल। नियम 56D का मूल सिद्धांत तो यही है कि 60 साल के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक हित पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें कई महत्वपूर्ण अपवाद दिए गए हैं, जिन्हें परंतु कहते हैं। ये अपवाद बहुत सीमित और खास परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बजट के काम से जुड़ा है या कोई ऐसी कमेटी का सदस्य है जो जल्दी ही खत्म होने वाली है, तो उसे सार्वजनिक हित में अधिकतम 3 महीने का विस्तार मिल सकता है। सिर्फ 3 महीने? जी, अधिकतम। फिर मेडिकल या वैज्ञानिक क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, उन्हें सार्वजनिक हित में कारण लिखकर 62 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। अच्छा। और अगर कोई वैज्ञानिक का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का है, बहुत प्रतिष्ठित है, तो उसे 64 साल तक का विस्तार मिल सकता है, फिर से कारण लिखकर और सार्वजनिक हित में। और कुछ बहुत वरिष्ठ पदों के लिए भी तो खास प्रावधान है शायद, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, कैबिनेट सचिव को केंद्र सरकार जरूरत के हिसाब से विस्तार दे सकती है, लेकिन शर्त यह है कि कैबिनेट सचिव के रूप में उनका कुल कार्यकाल 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 4 साल की लिमिट है। जी, इसी तरह रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के सचिव, CBI निदेशक और प्रवर्तन निदेशक (ED). काफी सारे पद हैं। हाँ, इन सभी को भी सार्वजनिक हित में मामला दर मामला देखते हुए और लिखित कारणों के साथ विस्तार दिया जा सकता है। कितना विस्तार मिल सकता है इन्हें? आमतौर पे ये विस्तार रिटायरमेंट के बाद कुल मिलाकर 2 साल तक का होता है, या फिर जो भी उनके संबंधित एक्ट या नियमों में लिखा हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। इसमें भी कुछ और बारीकियां हैं, जैसे गृह सचिव और रक्षा सचिव को अगर जरूरत पड़े तो उस 2 साल की अवधि के बाद भी अधिकतम 3 महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकता है। अच्छा, 3 महीने और? जी, और विदेश सचिव को 2 साल के बाद जरूरत पड़ने पर 1 साल तक का अतिरिक्त विस्तार मिल सकता है। 1 साल?
ठीक है। और 2 और पद हैं अंतरिक्ष विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव। इन्हें सार्वजनिक हित में 66 वर्ष की आयु तक का विस्तार दिया जा सकता है, जैसा भी सरकार उचित समझे। ये तो वाकई बहुत विशिष्ट पद और शर्तें हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को विस्तार मिला हो, तो क्या उसे बीच में खत्म भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। नियम में इसका भी प्रावधान है। जो सक्षम प्राधिकारी है जिसने विस्तार दिया है, वो उसे समय से पहले खत्म भी कर सकता है। कैसे? इसके लिए अगर कर्मचारी स्थायी या अर्धस्थायी है, तो उसे कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देना होगा। 3 महीने का नोटिस? जी। और अगर कर्मचारी अस्थायी है, तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा। या फिर नोटिस देने के बजाय उतने समय का वेतन और भत्ता देकर भी विस्तार तुरंत समाप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया, ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। अगला नियम है FR 56I। ये सिविल विभाग में काम कर रहे सैन्य अधिकारियों के बारे में है। जी, ये नियम बहुत सीधा और स्पष्ट है। ये कहता है कि अगर कोई सैन्य अधिकारी सिविल विभाग में काम कर रहा है, तो वो उस तारीख के बाद सिविल पद पर नहीं रह सकता जिस दिन वो 60 साल का हो जाता है। मतलब 60 पर उन्हें सिविल पद छोड़ना होगा। ठीक, यानी उनकी सिविल सेवा 60 पर समाप्त हो जाएगी। जी। तो हमने अभी तक सामान्य रिटायरमेंट, विशेष कैटेगरी जैसे डॉक्टर और नर्सिंग फैकल्टी और सेवा विस्तार की बात की। अब उन स्थितियों पर आते हैं जहां रिटायरमेंट सामान्य उम्र से पहले हो सकता है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआत करते हैं FR 56J से, जहां सरकार किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकती है। ये काफी चर्चित नियम है, अक्सर खबरों में रहता है। हाँ, नियम 56J सरकार को, या कहें कि सक्षम प्राधिकारी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, ये पूर्ण अधिकार देता है। पूर्ण अधिकार किस बात का? अधिकार इस बात का कि अगर उस प्राधिकारी की राय में सार्वजनिक हित में ऐसा करना जरूरी है, तो वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकता है। लेकिन कैसे? बस ऐसे ही? नहीं, प्रक्रिया है। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देना होगा। अच्छा, 3 महीने का नोटिस। हाँ, या फिर अगर नोटिस नहीं देना, तो नोटिस के बदले 3 महीने का वेतन और भत्ते देकर भी रिटायर किया जा सकता है। ठीक है। इसके लिए क्या शर्तें हैं? क्या ये सभी कर्मचारियों पर एक समान लागू होता है? उम्र वगैरह का कोई चक्कर है? नहीं, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। इसमें उम्र और सेवा समूह ग्रुप के आधार पर शर्तें तय की गई हैं। क्या से वो शर्तें? देखिए, 2 मुख्य स्थितियां हैं। पहली, अगर कर्मचारी ग्रुप ए या ग्रुप बी सेवा या पद पर है, चाहे वो स्थायी हो, अर्धस्थायी हो या अस्थायी, और उसने 35 साल की उम्र पूरी करने से पहले सरकारी सेवा ज्वाइन की थी। अच्छा, 35 से पहले ज्वाइन करने वाले। जी। तो उसे 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद इस नियम के तहत रिटायर किया जा सकता है। 50 साल पर? हाँ, 50 साल के बाद कभी भी। और दूसरी स्थिति है बाकी सभी मामलों में, यानी वो ग्रुप ए बी कर्मचारी जिन्होंने 35 साल की उम्र के बाद सेवा ज्वाइन की, या फिर ग्रुप सी या ग्रुप डी के कर्मचारी, उन्हें 55 साल की उम्र पूरी करने के बाद इस नियम के तहत रिटायर किया जा सकता है। अच्छा, तो ग्रुप AB 35 से पहले वाले के लिए 50 साल हाँ, और बाकियों के लिए 55 साल। बिल्कुल। और ये सब सार्वजनिक हित के आधार पर ही किया जा सकता है। तो परीक्षा के लिहाज से ये उम्र सीमाएं 50 और 55 साल, ग्रुप ए बी के लिए वो 35 साल वाली शर्त, और सार्वजनिक हित का आधार, ये तीनों बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इस नियम 56J के तहत किसी को रिटायर कर दिया गया और बाद में शायद किसी अपील पर या समीक्षा के बाद उसे बहाल यानी रीइंस्टेट किया जाता है, तब क्या होता है? इसके लिए नियम FR 56JJ है शायद। हाँ, नियम 56 जेजे इसी स्थिति को संभालता है। अगर कर्मचारी के आवेदन पर या किसी और तरह से मामले की समीक्षा होती है और उसे सेवा में बहाल करने का फैसला लिया जाता है, हाँ। तो जो अधिकारी बहाली का आदेश दे रहा है, वो रिटायरमेंट की तारीख से बहाली की तारीख के बीच की जो अवधि है, हाँ, वो जो गैप पीरियड है। जी, उस गैप पीरियड को या तो कर्मचारी को मिलने वाले अवकाश में एडजस्ट कर सकता है, जैसे अर्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश वगैरह, अच्छा, या फिर उस अवधि को डाइज नॉन मान सकता है। डाइज नॉन, इसका क्या मतलब है? डाइस नॉन का मतलब है कि उस अवधि को सेवा में गिना तो नहीं जाएगा, लेकिन उसकी वजह से सेवा में कोई ब्रेक भी नहीं माना जाएगा। मतलब पेंशन वगैरह के लिए निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन उस अवधि का कोई वेतन या इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। समझ गई। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब इस बीच की अवधि को पूरी तरह ड्यूटी ही मान लिया जाए, वेतन भत्तों के साथ? हाँ, बिल्कुल है। नियम में इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। एक परंतुक है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि अगर बहाली का आदेश देने वाला प्राधिकारी खास तौर पर यह मानता है कि कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करना सही नहीं था, मतलब अन्यायपूर्ण था, हाँ।
या फिर अगर किसी कोर्ट ने ही रिटायरमेंट के आदेश को रद्द कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट से बहाली तक की पूरी अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जाएगा। अच्छा। और इसका मतलब है कि कर्मचारी को उस अवधि का पूरा वेतन और सारे भत्ते मिलेंगे, जैसे वो ड्यूटी पर ही था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। साथ ही अगर कोर्ट बहाली के आदेश के साथ उस बीच की अवधि के रेगुलेशन के बारे में कोई खास निर्देश देता है और उस पर आगे कोई अपील नहीं होनी है, तो फिर कोर्ट के निर्देशों का ही पालन किया जाएगा। ठीक है, ये 56 जे भी स्पष्ट हो गया। चलिए अब कर्मचारी के नजरिए से देखते हैं। अगर कोई कर्मचारी खुद से अपनी मर्जी से सामान्य उम्र से पहले रिटायर होना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ये FR 56K में है, जिसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं ना। सही कहा आपने। नियम 56 के सरकारी कर्मचारी को ये अधिकार देता है कि वो उपयुक्त प्राधिकारी को, उपयुक्त प्राधिकारी यानी वो अधिकारी जिसे उस पद पर मूल नियुक्ति करने का अधिकार है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। जी, तो कर्मचारी उस अथॉरिटी को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस देकर सेवा से रिटायर हो सकता है। 3 महीने का नोटिस यहाँ भी है। इसके लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या ये भी ग्रुप और सेवा में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है, जैसा 56 जे में था? हाँ, बिल्कुल। नियम 56J की तरह ही यहाँ भी वही 2 शर्तें लागू होती हैं। अच्छा। अगर कर्मचारी ग्रुप ए या ग्रुप बी सेवा या पद पर है और उसने 35 साल की उम्र से पहले सरकारी सेवा ज्वाइन की थी, तो वो 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले सकता है। 50 साल पर? जी। और अन्य सभी मामलों में, यानी ग्रुप ए बी जिन्होंने 35 के बाद ज्वाइन किया, या ग्रुप CD कर्मचारी, वो 55 साल की उम्र पूरी करने के बाद VRS ले सकता है। तो वही 50 और 55 वाली एज लिमिट यहाँ भी लागू है। बिल्कुल। क्या ऐसे भी हालात हो सकते हैं जब कर्मचारी VRS लेना चाहे लेकिन उसे इजाजत ना मिले, सरकार रोक सकती है? हाँ, हो सकते हैं। नियम 56K का परंतुक C कुछ ऐसी स्थितियां बताता है जहां उपयुक्त प्राधिकारी यानी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी VRS की अर्जी को रोक सकता है, उसे मंजूरी नहीं दे सकता। क्या है वो स्थितियाँ? 3 मुख्य स्थितियां हैं। पहला, अगर कर्मचारी निलंबन में है, मतलब अंडर सस्पेंशन है। ठीक। दूसरा, अगर उसके खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट जारी हो चुकी है और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। और तीसरा, अगर उस पर गंभीर कदाचार यानी ग्रेव मिसकंडक्ट के आरोपों को लेकर कोई न्यायिक कार्यवाही मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में लंबित हैं। अच्छा, इन 3 केस में VRS रोका जा सकता है। जी। और यहाँ न्यायिक कार्यवाही लंबित होने का मतलब भी समझाया गया है, यानी पुलिस ने शिकायत या रिपोर्ट फाइल कर दी हो जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया हो। ठीक है। उन कर्मचारियों के बारे में क्या जो विदेश में किसी असाइनमेंट पर गए हुए हैं, क्या वो वहीं से VRS ले सकते हैं? नहीं, उनके लिए खास शर्त है। नियम 56K का परंतुक B कहता है कि ये VRS वाला नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो विदेश मंत्रालय के आईटिक जैसे कार्यक्रम के तहत या किसी अन्य सहायता कार्यक्रम के तहत विदेश में असाइनमेंट पर हैं, हाँ। या किसी मंत्रालय के विदेश स्थित दफ्तर में पोस्टेड हैं, हाँ। या किसी विदेशी सरकार के साथ किसी खास कॉन्ट्रैक्ट पर गए हैं। हाँ। जब तक कि वे भारत वापस आकर अपना पदभार ग्रहण न कर लें और यहाँ भारत में कम से कम 1 साल की सेवा पूरी ना कर लें, उसके बाद ही वो VRS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यानी पहले वापस आके 1 साल काम करना होगा। जी। VRS के लिए 3 महीने का नोटिस जरूरी है। कैसे कम किया जा सकता है? शायद FR 56 के 1A इसी बारे में है। हाँ, बिल्कुल। कर्मचारी चाहे तो लिखित में अपने अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से अनुरोध कर सकता है कि वो 3 महीने से कम का नोटिस स्वीकार करे। उसे इसका कारण बताना होगा। तो क्या अथॉरिटी मान सकती है? हाँ, अगर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को लगता है कि नोटिस पीरियड कम करने से कोई प्रशासनिक दिक्कत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस नहीं होगी, तो वो इसकी इजाजत दे सकती है। वो 3 महीने की शर्त को वेव कर सकती है। लेकिन इसमें कोई शर्त भी है शायद। हाँ, एक महत्वपूर्ण शर्त है। शर्त यह है कि अगर नोटिस पीरियड कम किया जाता है, तो कर्मचारी उस 3 महीने की मूल नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के कम्यूटेशन के लिए आवेदन नहीं करेगा। अच्छा, कम्यूटेशन के लिए 3 महीने रुकना होगा। जी। एक और सवाल, मान लीजिए किसी ने VRS का नोटिस दे दिया लेकिन बाद में उसका मन बदल गया, क्या वो अपना नोटिस वापस ले सकता है? FR 56K2 क्या कहता है? नियम 56 के 2 कहता है कि एक बार नोटिस देने के बाद कर्मचारी सामान्यतः अपना फैसला वापस नहीं ले सकता, उसे रोका जाएगा। ओह, मतलब वापस नहीं ले सकते? सामान्यतः नहीं। हाँ, अगर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी खास तौर पर इसकी अनुमति दे दे,
तो ही नोटिस वापस लिया जा सकता है। अच्छा, अथॉरिटी की मर्जी पर है। जी, लेकिन ये अनुमति तभी मिल सकती है जब वापसी का अनुरोध उसकी रिटायरमेंट की जो तय तारीख थी उससे पहले किया गया हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब 2 नियम और हैं, 56L और 56M। ये उन ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए हैं जो किसी पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते, सही? जी हाँ, नॉन पेंशनेबल ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए। पहले 56L की बात करते हैं, जो सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ा है, जैसे 56J था। हाँ, नियम 56L कहता है कि अगर कोई ग्रुप सी कर्मचारी किसी पेंशन नियम के तहत नहीं आता है और उसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है। यहाँ उम्र नहीं, 30 साल की सर्विस है। जी, यहाँ 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की बात है। तो अगर उसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो सक्षम प्राधिकारी अगर सार्वजनिक हित में जरूरी समझें, हाँ, तो उसे कम से कम 3 महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले 3 महीने का वेतन और भत्ता देकर रिटायर कर सकता है। ये भी एक तरह से अनिवार्य रिटायरमेंट है, लेकिन खास ग्रुप सी नॉन पेंशनेबल एम्प्लॉइज के लिए 30 साल की सर्विस के बाद। ठीक है। और FR 56M ऐसे ही कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS का विकल्प देता है। बिल्कुल। नियम 56M के अनुसार ऐसा ग्रुप सी कर्मचारी जो पेंशन नियमों से शासित नहीं है, वो 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद, यहाँ भी 30 साल की सर्विस। हाँ, 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को कम से कम 3 महीने तक लिखित नोटिस देकर खुद से रिटायर हो सकता है। क्या इसमें भी वो रोकने वाली शर्तें लागू होती हैं, जैसे सस्पेंशन या कार्यवाही वाली? हाँ, इसमें भी वही परंतुक है जो 56K में था। यानी अगर कर्मचारी निलंबित है या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या न्यायिक कार्रवाई चल रही है, तो उसकी VRS की अर्जी रोकी जा सकती है। ठीक है। तो ये थे नियम 56 के मुख्य उपनियम। इन सभी नियमों के आखिर में कुछ टिप्पणियां यानी नोट्स भी दी गई हैं। क्या उनमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये नोट्स कुछ शब्दों और प्रक्रियाओं को और स्पष्ट करते हैं। परीक्षा के नजरिए से इनमें भी कुछ काम की बातें हैं। क्या है वो? संक्षेप में बता सकते हैं? जी, जरूर। ये बताता है कि उपयुक्त प्राधिकारी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है। जैसा हमने पहले बात की, वो अधिकारी जिसे पद पर मूल नियुक्ति करने का अधिकार है। ये कहता है कि जो अनिवार्य या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का 3 महीने का नोटिस है, नियम J के LMM में, वो तय उम्र या 30 साल की सेवा पूरी होने से पहले भी दिया जा सकता है। अच्छा, पहले दे सकते हैं? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि रिटायरमेंट प्रभावी तभी होगा जब वो उम्र या सेवा वास्तव में पूरी हो जाए, उसके बाद ही। ठीक है। नोट 3 ये बताता है कि 3 महीने की नोटिस अवधि कैसे गिनी जाएगी। इसमें नोटिस देने की तारीख और नोटिस खत्म होने की तारीख दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। नोट 4 ये उन कर्मचारियों के लिए है जो राज्य सरकार से केंद्र सरकार में स्थायी रूप से ट्रांसफर होकर आए हैं। उनके लिए नियम J और K के तहत सरकारी सेवा में राज्य सरकार वाली सेवा भी गिनी जाएगी। ठीक। नोट 5 ये कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट की उम्र के बाद सेवा विस्तार मिलता है, तो उस विस्तार की अवधि के दौरान उसे किसी और पद पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। नो प्रमोशन ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जी। और नोट 6 ये जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ DOB के बारे में है, जो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, DOB को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। क्या कहता है ये नोट? ये कहता है कि नियुक्ति के समय जो DOB बताई गई और जिसके आधार पर नियुक्ति हुई, वही मान्य होगी। सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज DOB ही फाइनल होगी। क्या इसे बाद में बदला जा सकता है? सामान्यतः नहीं। इसे बदलने की प्रक्रिया बहुत सख्त है और बहुत ही सीमित मामलों में हो सकता है। क्या शर्तें हैं बदलने की? नोट 6 के अनुसार DOB में बदलाव तभी हो सकता है जब कुछ शर्तें पूरी हों। पहला, इसके लिए अनुरोध सेवा में आने के 5 साल के अंदर किया गया हो। 5 साल के अंदर? जी। दूसरा, ये पक्के तौर पे साबित हो कि जो DOB दर्ज की गई थी उसमें कोई वास्तविक लिपिकीय त्रुटि, क्लेरिकल एरर हुई थी। अच्छा, गलती साबित करनी होगी। हाँ। और तीसरा, ये भी देखना होगा कि जो नई बदली हुई जन्मतिथि है, उससे वो कर्मचारी पिछली किसी परीक्षा या नियुक्ति के लिए अपात्र न हो जाए। ये भी जरूरी है। जी। और इन सब के बाद भी इसके लिए सक्षम प्राधिकारी जैसे संबंधित मंत्रालय, विभाग या CAG या प्रशासक की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। तो आप देख सकते हैं DOB बदलना आसान नहीं है। बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से ये जन्म तिथि निर्धारण और उसमें बदलाव के नियम भी काफी महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, इनसे सवाल बन सकते हैं।
और आखिर में FR 57 और FR 58-104 का जिक्र है। इनका क्या स्टेटस है? जी, FR 57 अब हटा दिया गया है, मतलब विलोपित है, और FR 58 से लेकर 104 तक के नियम यहाँ प्रिंट नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो अब FSR के भाग 3 के रूप में CCS छुट्टी नियम 1972 में शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा, तो वो अब लीव रूल्स का हिस्सा है। जी। तो ये थी FR नियम 56 पर हमारी काफी विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि सामान्य रिटायरमेंट आयु से लेकर जी, डॉक्टरों, नर्सिंग फैकल्टी के विशेष नियम, सेवा विस्तार की शर्तें, सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी 56J और 56L, और कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 56K और 56M, इन सभी के अलग-अलग पहलुओं को समझें। और साथ में जुड़े हुए नोट्स को भी देखा। निसंदेह ये नियम थोड़े जटिल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और खासकर जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन्हें समझना बेहद जरूरी है। हाँ, हर उपनियम, हर परंतु का अपना महत्व है। बहुत सारी बारीकियां हैं। जी, जिन पर ध्यान देना होता है। अगर हमारे श्रोताओं को किसी खास उपनियम या प्रावधान पर और जानकारी चाहिए या कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो नीचे टिप्पणी करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस खास पॉइंट पर अलग से बात कर सकें या उनके सवाल का जवाब दे सकें। बिल्कुल। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, आपको लगा हो कि इससे आपकी तैयारी में मदद मिलेगी, तो इसे लाइक जरूर करें। और अपने उन साथियों के साथ साझा करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सही कहा। ऐसे ही नियमों और विषयों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं और डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस पूरी चर्चा को इतने ध्यान और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। आप सभी का धन्यवाद। नहीं, नमस्कार। नमस्कार।